हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो इस मैराथन क्लास में मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का, तो क्विकली कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स के अंदर। तो जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइव क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, रिकॉर्डेड क्लास जो स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं उनको ये कंफर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलें शुरू करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो चलें इनको शुरू करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस। इन एडिशन टू अथॉरिटी गिवन बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑल्सो रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की जाती है, साइन की जाती है, तो प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। उस अथॉरिटी के अलावा इन एडिशन इसमें और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी होती है, एग्जीक्यूशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक, एग्जीक्यूशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ ए कोर्ट, इट कैन बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो हमने बताना है इनमें कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे 4, इनमें कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो करेक्ट बनती हैं या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 3 4 ओनली। तो रीड करिए इसको, और अगर आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो इसको पॉज कर लीजिए, आंसर देने की कोशिश करिए अपना आंसर, और फिर सुनिए जो आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या रहेगा? सो पेमेंट स्टैंप ड्यूटी का होगा, यस दिस इज करेक्ट। एग्जीक्यूशन नोटरी पब्लिक की प्रेजेंस में होगा, ये भी करेक्ट है। ऑल्टरनेटिवली ये एग्जीक्यूशन मैजिस्ट्रेट ऑफ ए कोर्ट की प्रेजेंस में हो सकता है, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। जो रजिस्ट्रेशन है, अगर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के यहाँ नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिनको हम रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंसेस कहते हैं, तो उसके ऑफिस में ये एग्जीक्यूशन होना है। तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ नहीं। सो दिस मीन ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए, इसमें एक नहीं, हमने वर्चुअली 4 क्वेश्चंस कर लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांचेस विद इन ग्रिड जुरिस्डिक्शन अंडर CTS आर क्लियर्ड एज लोकल चेक्स ऑन। तो जब हम CTS सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी ग्रिड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो ग्रिड सिस्टम के अंदर जितनी भी बैंक की ब्रांचेस हैं, उनके ऊपर अगर चेक डिपॉजिट किए जाएं तो उनको लोकल चेक्स की तरह क्लियर किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, उनको क्लियर करने का टाइम पीरियड क्या है? T+2 डेज बेसिस, T+1 डेज बेसिस, सेम डे बेसिस, या T+3 डे बेसिस। तो इनकी क्लियरेंस जो है किस बेसिस के ऊपर है? ग्रिड जुरिस्डिक्शन के विद इन। सो चेन्नई ग्रिड है, मुंबई ग्रिड है, दिल्ली ग्रिड है। तो विद इन द ग्रिड जितनी भी बैंक ब्रांचेस होती हैं उनको लोकल ब्रांचेस कंसिडर किया जाता है। तो इनकी क्लियरेंस जो है उसका पीरियड कितना है? तो अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है तो याद कर सकते हैं। तो इसका पीरियड रहता है T+1 डे बेसिस के ऊपर, यानी नेक्स्ट डेज को क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें ये हमारा आंसर बनेगा।
तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक काउंटरफीट नोट ऑफ ₹100 हैज बीन डिटेक्टेड इन द टोटल अमाउंट ऑफ 3510 टेंडर्ड बाय द कस्टमर फॉर डिपॉजिट टू हिज सेविंग बैंक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड। एक काउंटरफीट नोट है, जाली नोट है, इसे डिटेक्ट किया है। टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया गया इंक्लूडिंग दिस 3510 है, जो कस्टमर ने टेंडर किया अपने सेविंग बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। सेविंग बैंक का अमाउंट को कितने अमाउंट के लिए क्रेडिट किया जाएगा, तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। सो 3510 अमाउंट के लिए, 100 के लिए, 3410 के लिए या 3610 के लिए। यस, व्हाट विल बी आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। मेरा ख्याल है आप आंसर दे पाएंगे। मोस्ट ऑफ यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स क्या हैं, काउंटरफीट नोट्स को लेकर के आरबीआई का रूल क्या कहता है। आरबीआई रूल कहता है कि काउंटरफीट नोट जो है इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो टोटल अमाउंट जो 3510 डिपॉजिट करवाया गया उसमें से इस 100 वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, तो वी विल बी लेफ्ट विद 3410 वैल्यू। सो दिस मीन जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा सो दैट विल बी 3410। इसमें इम्पॉर्टेंट ये ही नहीं केवल कि 3410 क्रेडिट किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट उसके पीछे रूल क्या है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। काउंटरफीट नोट इट डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। इन ए जॉइंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी जिसका स्टाइल है ईदर सर्वाइवर, द इंस्ट्रक्शन मस्ट कम फ्रॉम ए एंड बी जॉइंटली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास एक जॉइंट अकाउंट है ए एंड बी का। द ऑपरेशनल स्टाइल ऑफ दिस अकाउंट इज आइदर सर्वाइवर। तो वी हैव टू फाइंड आउट सर्टन ट्रांजैक्शंस जिनमें जॉइंट सिग्नेचर चाहिए ए एंड बी दोनों के। तो लेट अस सी ये ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, चेंज ऑफ नॉमिनी। नंबर 2, addition of name of C in the account. Stop payment of a check if it is a saving bank account. Premature closure if it is a term deposit account. तो ये हमारे 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशंस में हमने देखना है कौन सी सिचुएशन में दोनों के सिग्नेचर मैंडेटरी होंगे। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें। तो अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो क्लास को पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपना आंसर फाइंड आउट करने की एफर्ट कर सकते हैं, बिकॉज लर्न करने के लिए आपकी अपनी एफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट। तो चलें देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन आंसर बनता है। नॉमिनी को चेंज करना है तो इसके लिए तो ज़रूरत पड़ेगी दोनों के सिग्नेचर की, तो ऑल जॉइंटली दे हैव टू डू। किसी का नाम ऐड करना है तो इसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉप पेमेंट करना है चेक का, अगर ये सेविंग बैंक अकाउंट है तो इसके लिए दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एनी वन ऑफ देम कैन। देन प्रीमेच्योर क्लोजर इफ़ इट इज़ अ टर्म डिपॉजिट, तो टर्म डिपॉजिट की अगर प्रीमेच्योर क्लोजर करनी है तो उसके लिए भी ऑल सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर हम इसको लेते हैं तो सी बिकम्स आवर आंसर 1 2 4। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले फ्रेंड्स, हमारी फ्री लाइव क्लासेस एवरी डे वी आर कंडक्टिंग एट यूट्यूब चैनल। ये चैनल जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी फ्री क्लासेस एवरी डे वी कंडक्ट। ये क्लासेस हमारी JIB की हैं, CIB की हैं, प्रमोशन एग्ज़ाम की हैं।
इन क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, उनके बेस्ड ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं हम MCQs क्वेश्चन को यूज करके। जैसे इस समय आप MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, और CIB के लिए केस स्टडी की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, बिकॉज CIB में लॉन्ग केस स्टडीज आती हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और उससे पहले अगर अभी तक आपने इन क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू नहीं किया है, अगर इनका बेनिफिट आपने अभी तक नहीं लिया है, तो इमीडिएटली इनका बेनिफिट लीजिए और अपने एग्ज़ाम को पास करने को फैसिलिटेट करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A company is incorporated under provisions of which act and functions according to this document and articles of association। तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है, वो किस एक्ट में होती है, और कंपनी जो फंक्शन करती है वो किस डॉक्यूमेंट के आधार पे करती है। एक डॉक्यूमेंट हमने बताना है, एक डॉक्यूमेंट हमें बताया हुआ है। तो हमारे ऑप्शन आंसर्स को हम देख लेते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन आंसर्स? कॉरपोरेट एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस एक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या लीगल एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इनमें डॉक्यूमेंट कौन सा है? बहुत आसान सा आंसर है इस क्वेश्चन का, एंड आई एम श्योर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे। इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट, प्रीवियसली कंपनीज एक्ट था 1956। बहुत सारी कंपनीज इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हैं, लेकिन प्रेजेंटली दिस इज कंपनीज एक्ट 2013। अब जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं तो वो इस एक्ट के अंतर्गत हैं। और दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसे हम चार्टर ऑफ द कंपनी कहते हैं। तो कंपनी के केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन, ए स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप is an LLP, the contribution of which does not exceed how much lakh, and turnover which according to statement of accounts and solvency for immediately preceding financial year does not exceed rupees how much lakh। हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, और उसके भी अंदर स्मॉल LLP की। तो हमने बतानी है इसमें प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रमोटर, और टर्नओवर कितनी रहती है। तो ये दो क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स हमने करना है। फ्रेंड्स, सारे के सारे ये हमारे लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस हैं। तो आपने जब प्रेपरेशन करना है तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ₹20 लाख एंड ₹30 लाख, ₹50 lakh and ₹60 lakh, ₹30 lakh and 50 lakh, and ₹25 lakh and 40 lakh। सो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट और एनुअल टर्नओवर का अमाउंट, वो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो ये दो फिल इन द ब्लैंक्स हमने करने हैं, और ये हमें ऑप्शंस गिवन हैं। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यस, व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या बनता है? सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर बनेगा 25 लाख एंड 40 लाख। 25 लाख होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और एनुअल टर्नओवर 40 लाख। और ये किस केस में है? LLP के केस में, जिसको हम स्मॉल LLP कहेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमारा मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन है। सो मैच द इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप।
गिवन इन दिस टेबल। तो ये टेबल है, इसमें ये ट्रांजैक्शन बताई गई है और इसमें हमने बताना है बैंक को क्या कहेंगे। लॉकर के केस में लेसर, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल के केस में असाइनी, लोन अगेंस्ट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट बेली, डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट के केस में क्रेडिटर। तो हमने बताना है बैंक को क्या कहा जाएगा, कस्टमर को क्या कहा जाएगा वो हमने नहीं बताना है। तो सभी ऑप्शंस को एक एक करके केयरफुली देखिए और देखिए इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हमारी करेक्ट बनती हैं। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। सो देखें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। सो लॉकर के केस में बैंक को लेसर कहेंगे, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन सभी में तो ये इसमें है, ये है, इसमें ये है, यानी इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के केस में बैंकर को क्या कहेंगे? सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के केस में बैंकर को कहेंगे बेली। तो यहाँ पे देखें 3 नंबर, तो 3 नंबर में हमारा ये करेक्ट बनता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो इस मीन दिस विल बी आवर आंसर। लेकिन हम चेक कर लेते हैं बाकी 2 को भी। लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसके अंदर अगर लोन दिया है अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो बैंकर बनता है असाइनी। तो नंबर 3 के लिए 2 एंड नंबर 4 के लिए डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट, तो बैंकर क्रेडिटर है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आपने इनमें 1 और उसके बाद 2 आइडेंटिफाई प्रॉपर कर लिए तो फिर आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। और मैच पॉइंट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और नॉर्म्स फॉर यूज ऑफ आधार आर ट्रू और फॉल्स? आधार को यूज करते हुए बैंक जब आधार यूज करते हैं तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ रूल्स गिवन है। हमने बताना है इनमें कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं। एक बार फिर से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। टू बी यूज्ड ओनली विद रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर वांटिंग क्रेडिट ऑफ बेनिफिट सब्सिडी अंडर ए नोटिफाइड गवर्नमेंट स्कीम, for a customer voluntarily using Aadhaar number for identification purpose. If customer provides current address different from that in the Aadhaar record, a self-declaration is to be obtained. तो हमने यहाँ आधार के यूज़ को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कुछ रूल्स प्रोवाइड किए हैं। हमने बताना है इनमें ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 4। तो पॉज कर लीजिए वीडियोस को अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। आधार को हम यूज कर सकते हैं कस्टमर की कंसेंट के साथ, दिस इज वेरी मच करेक्ट। कस्टमर वांटिंग क्रेडिट ऑफ बेनिफिट सब्सिडी अंडर नोटिफाइड गवर्नमेंट स्कीम, तो उस केस में तो हम यूज़ करेंगे ही। सो कोई भी कस्टमर को अगर किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट है या सब्सिडी मिल रही है तो वहाँ आधार को मैंडेटरी बेसिस के ऊपर यूज़ करना है। थर्ड, कस्टमर वॉलेंटरली यूजिंग आधार, सो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए कस्टमर अगर अपनी मर्जी से वॉलेंटरली यूज करता है तो भी हम यूज कर लेंगे। कस्टमर प्रोवाइड्स करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन आधार रिकॉर्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी ऑब्टेन्ड, तो ये भी करना होगा। सो दिस मीन ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ऑल द 4 स्टेटमेंट्स के लिए हमारा ऑप्शन बनता है बी। सो दिस इज करेक्ट आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं।
Correspondent banking is lifeline of global financial transactions, hence crucial for international trade, travel and tourism. It is an arrangement under which one bank called hold deposits owned by other banks called and provides payment and other services to those correspondent banks. At the same time, it also has inherent in its activity and nature risk of abuse by criminals of money laundering and terrorism financing. तो यहाँ पे इशू है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए लाइफलाइन का काम करती है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ट्रैवल के अंदर या टूरिज्म के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट में एक बैंक इसको जो डिपॉजिट होल्ड करता है उन बैंकों के जो इसके पास अकाउंट ओपन करते हैं, तो जो बैंक डिपॉजिट होल्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, और जिन बैंकों के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनको हम क्या कहते हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इंटरमीडियरी कहते हैं हम मेन बैंक को, दूसरों को कहते हैं बेनिफिशियरी। कॉरस्पॉन्डेंट हम कहते हैं मेन बैंक को, दूसरों को कहते हैं रेस्पोंडेंट। इंटरमीडियरी एंड पार्टनर या एफिलेटेड एंड पार्टनर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा बनता है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन गिवन हैं। सो विच इज द करेक्ट आंसर? इंटरमीडियरी बेनिफिशियरी, कॉरस्पॉन्डेंट रेस्पोंडेंट, इंटरमीडियरी पार्टनर या एफिलेटेड एंड पार्टनर। फ्रेंड, जिस बैंक के साथ ये अकाउंट ओपन होता है, जो डिपॉजिट होल्ड करता है, उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंट, और जो बैंक वो पैसा रखते हैं उस कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ उसको हम कहते हैं रेस्पोंडेंट। सो दैट मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? फ्रेंड्स, आपने नोट किया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस ही बहुत रेलेवेंट हैं, सारे के सारे लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं और लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक हैं। हमने अपना सारा प्रेपरेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। Money lenders are not bankers because they run their business as individuals or group of individuals and not as a company registered under Companies Act and Banking Regulation Act. An institution accepting deposits of money with a purpose other than lending or investment is termed as a bank. Deposit of money may be repayable either on demand or on expiry of stipulated period. The deposits may be withdrawable by the customer by check, draft, order और otherwise. तो ये हमारी 4 स्टेटमेंट्स हैं। हमने देखना इनमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें करेक्ट आंसर कौन सा बनता है। सो यहाँ पे हमें हर एक स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना पड़ेगा और फिर उसको देखना पड़ेगा वेदर दैट इज करेक्ट एंड दैट इज नॉट करेक्ट। तो चलिए इनको रीड करते हैं। मनी लेंडर्स दे आर नॉट बैंकर्स बिकॉज उनका जो बिजनेस है वो इंडिविजुअल के तौर के ऊपर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तौर के ऊपर रन करते हैं। दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज ए कंपनी और ना ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को वो फॉलो करते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। दे आर नॉट बैंकर्स। स्टेटमेंट नंबर 2, एन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी विद ए पर्पज अदर देन लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड एज बैंक। अगर कोई इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, तो बैंक हम उसको नहीं कह सकते। तो दिस मीन दिस इज नॉट बैंक, दिस इज आउट। तो यहीं पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वेश्चन के आंसर का। तो नंबर 1 सभी में करेक्ट है, ट्रू है। नंबर 2 फॉल्स है इसके अंदर। तो दिस मीन दिस शुड बी आवर आंसर। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मनी में बी रिपेबल ईदर ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टर्म और द पीरियड, एफडी के केस में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Deposit may be withdrawable by the customer by way of a check, demand draft, order or otherwise. So this statement is also correct. तो this means option C is the right answer. तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
Banks can issue term deposit for a minimum period of how many days? According to RBI directions. And for maximum period of how many days? According to IBA advice given to the banks. तो यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान रखना है, हमारे पास एक क्वेश्चन पार्ट है आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक, दूसरा पार्ट है आईबीए की एडवाइस के मुताबिक। तो मिनिमम पीरियड कितना है आरबीआई डायरेक्शन के मुताबिक, मैक्सिमम पीरियड कितना है आईबीए एडवाइस के मुताबिक। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हमें करेक्ट लगता है। 7 days अकॉर्डिंग टू आरबीआई, 120 months according to IBA, 30 days according to RBI, 10 years according to IBA, 15 days according to RBI, 100 months according to IBA, 90 days according to RBI, 12 years according to IBA। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर करेक्ट बनता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ओनली थिंग जो है कंफ्यूज करने वाली है कि IBA बीच में क्यों आ गया। सो यहाँ पे 7 days का पीरियड है मिनिमम अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर ये 7 day है तो ये आंसर हमारा साथ में करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन। तो 120 days, 120 months ये IBA का एडवाइस है। तो मैक्सिमम पीरियड RBI फिक्स नहीं करता है, RBI केवल मिनिमम पीरियड को फिक्स करता है। तो हमारे कई स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैक्सिमम पीरियड भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। नो, दिस इज नॉट फिक्स्ड बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंड्स आर पास्ड थ्रू न्यूमरस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक बैंक अकाउंट्स क्रिएटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ फंड्स ट्रांसफर। दिस हेल्प्स इन हाइडिंग द सोर्स ऑफ दीज फंड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो बैंक जो फंड्स हैं उनको, जो बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके थ्रू पास किया जाता है, वो भी बैंक अकाउंट की हेल्प ले करके, जिसमें कई लेयर्स क्रिएट कर दी जाते हैं फंड्स ट्रांसफर्स की। तो इससे जो उनका सोर्स है फंड्स का वो छुप जाता है। सो मनी लॉन्ड्रिंग में हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिकॉज ये मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस का पार्ट है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कंसीलमेंट कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, ऑब्फस्केशन कहते हैं, या कैमोफ्लैगिंग कहते हैं। सो व्हाट इट इज कॉल्ड। नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर, क्योंकि क्वेश्चन के विद नहीं हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो यहां पे हम बात कर लें सेवरल लेयर्स की, और उसी से रिलेटेड हमारा आंसर भी है। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। ए अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाना, फिर उसको बी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, फिर सी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, फिर उसको डी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये बन जाती है लेयरिंग। तो इससे जो उसका सोर्स है, क्योंकि फाइनली डी अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वर्चुअल इसके सोर्स को छुपा दिया गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है और हम इसको कहते हैं लेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द टर्म कस्टमर ऑफ ए बैंक इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ। फॉर पर्पज ऑफ KYC रिक्वायरमेंट ए कस्टमर इज डिफाइंड एज। अगर हम कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर को लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन KYC रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्शंस में डिफाइन किया है। उस डेफिनेशन के मुताबिक कस्टमर किसको कहेंगे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए पर्सन और एंटिटी विच मेंटेन्स अकाउंट, ए पर्सन और एंटिटी विच हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द अकाउंट बैंक, ए पर्सन और एंटिटी विच कंडक्ट्स ए ट्रांजेक्शन विद द बैंक, a person or entity on whose behalf account is maintained or transaction is conducted। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो हमने देखना है इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको अप्रोप्रिएट लगती हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1 2 3 4 सभी करेक्ट हैं, 1 2 3 ओनली करेक्ट हैं, 1 2 4 ओनली करेक्ट हैं, 1 3 4 ओनली करेक्ट हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर आपको करेक्ट लगता है।
सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं आंसर ढूंढने की। पर्सन और एंटिटी विच मेंटेन्स अकाउंट, तो ये तो सही हो गया, कस्टमर है। पर्सन और एंटिटी विच हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक, जिसकी बैंक के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो भी कस्टमर कहा जाएगा। जैसे लॉकर है, सेफ कस्टडी है, तो इसको भी कस्टमर कहेंगे। पर्सन और एंटिटी दैट कंडक्ट्स ए ट्रांजैक्शन विद द बैंक, तो जैसे कोई डिमांड ड्राफ्ट लेने आता है, उसका अकाउंट हमारे पास नहीं है, उसको भी कस्टमर कहेंगे। पर्सन और एंटिटी ऑन हुज बिहाफ अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ए ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड, तो अगर XYZ कंपनी है, वो खुद तो चल के आएगी नहीं, उसके लिए अकाउंट खोला लेटर से बी ने, तो इसमें XYZ, क्योंकि वो उसके बिहाफ के ऊपर अकाउंट ओपन किया गया, तो हम XYZ को भी कस्टमर मानेंगे। तो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम ए विद इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम बी, तो हमारे पास ये है कॉलम ए और ये हमारे पास है कॉलम बी। हमने दोनों के इंफॉर्मेशन को मैच करना है। पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर्स कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड, पर्सन हु एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड, पर्सन फॉर हुज बिहाफ कॉन्फिडेंस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड, इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ट्रस्ट इज क्रिएटेड इज कॉल्ड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसको रिलेटेड हैं? ये ट्रस्ट को लेकर के रिलेटेड है। ट्रस्ट में ट्रस्टी कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है, ऑथर कौन होता है, ट्रस्ट डीड क्या होते हैं, तो ये हमने मैच करने हैं। तो चलिए शुरू कर दीजिए मैच करना। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास को वॉच कर रहे हैं तो फिर पॉज कर लीजिए और आराम से इसको मैच करिए। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको एडिशनल नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कॉन्सेप्ट की। तो देखें क्या कहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से हमने बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो शुरू करें नंबर 1 को। द पर्सन हु रिपोजेस और डिक्लेयर्स कॉन्फिडेंस, उसको हम क्या कहते हैं? तो जो पर्सन किसी दूसरे में विश्वास रखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रस्ट का ऑथर। तो नंबर 1 नंबर 3 के साथ मैच करना चाहिए। तो ये हमारे पास है, तो ये तो बहुत आसानी से इजीली हमें आंसर मिल गया है, लेकिन देख लें कि ये करेक्ट है या नहीं। पर्सन हु एक्सेप्ट्स दिस कॉन्फिडेंस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रस्टी कहते हैं, यानी 2 का हो गया 1, तो ये भी ठीक हुआ। पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द कॉन्फिडेंस इज एक्सेप्टेड, तो उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, तो ये हो गया। सो 3 का हुआ हमारा 2, तो दिस मीन दिस ऑल्सो इज करेक्ट। और फिर हमारे पास बचा नंबर 4, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ट्रस्ट डीड, यानी ये भी हमारा करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बना। तो ये जो मैच वाले क्वेश्चंस हैं या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, इनमें आप एक एक करके देखते जाइए, पहले चारों को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके देखते जाइए। तो जो भी क्विकली पकड़ में आ जाए तो वी कैन कंसिडर दैट शुड बी द आंसर। इससे आप टाइम सेव कर सकेंगे। तो इसमें काफ़ी हमारा टाइम सेव हो जाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। फ्रेंड्स, ये करंट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले ये जो करंट ट्रेंड के मुताबिक हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर हम इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हो तो फिर क्या करें? तो फ्रेंड, इसके लिए हमारे लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स भी हैं और क्वेश्चन बैंक भी है। वीडियो लेसन में हमारा कंसेप्ट डिस्कस होता है और क्वेश्चन बैंक में जो PDF फॉर्म में मिलता है लैब के विदिन,
तो यहाँ पे हमें इसी ट्रेंड के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो इसी प्रकार से, या आप केवल क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आपको इसी प्रकार के लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज। तो ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट को ओपन करें, इसके कोर्स पेज में जाएं, या वहीं से आपको हमारी ऐप भी डाउनलोड हो जाएगी। तो वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड करके इन कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड को चाहते हैं तो डू नॉट वेट, इमीडिएटली इनको एनरोल कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो करंट ट्रेंड का क्वेश्चन है। When an account in the name of a foreign student is opened, the bank is required to obtain a declaration about local address, which student would provide within how much period of opening the account and address verified। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट ओपन करता है तो उससे डेक्लेरेशन देना होता है लोकल एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। तो वो लोकल एड्रेस कितने पीरियड में प्रोवाइड करेगा और हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो वो पीरियड कितना है, फ्रॉम डे ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। जो पीरियड है हमारे पास 15 डेज का, 30 डेज का, 45 डेज का या 60 डेज का। तो आपने बताना है वो पीरियड कितना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। So what is the answer to this question? So question number 15 के लिए what is the answer? So it is 30 days, 30 दिनों के अंदर अंदर उसने इसको पूरा करना है। एड्रेस लोकल बताएगा और बैंक उसको वेरीफाई करेगा। So period is 30 days. Next question. According to income tax rule number, PAN or equivalent e-document thereof customer is to be obtained and verified while undertaking specified banking transaction. If customer does not have a PAN, which form will be obtained from him? तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है। पैन की कॉपी हमने लेनी है जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए, और इसके लिए हमें फॉलो करना होगा इनकम टैक्स का विच रूल। और साथ में अगर उसके पास पैन नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्म ऑब्टेन करेंगे, ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 114A रूल का नंबर है, फॉर्म 61 है। 114B रूल का नंबर है, फॉर्म 60 है। 112C रूल का नंबर है, फॉर्म 63। 114C फॉर्म नंबर 62। तो इनमें से किसको हमने ऑब्टेन करना है? सॉरी फ्रेंड्स, यस, इनमें किसको ऑब्टेन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए अगर हमें एक जानकारी इनके अंदर हो तो दूसरी जानकारी को आसानी से हम मैच कर पाएंगे। तो जहां लोगों के पास पैन नहीं है तो ब्रांचों में हमें किसको ऑब्टेन करते हैं? फॉर्म 60 को ऑब्टेन करते हैं, और ये रिक्वायरमेंट है रूल 114B का। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। Let us now go to next question. Banks are required to offer term deposits with premature withdrawal option, where amount is how much? For amount above this, fixed deposit without premature withdrawal facility can be opened. तो अगर अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक है तो हमें टर्म डिपॉजिट विद प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑप्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर अमाउंट है तो हम विदाउट प्रीमेच्योर विड्रॉल एफडी इशू कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमें आपको करेक्ट लगता है। तो विच ऑप्शन आंसर इज करेक्ट? 50 लाख एंड अबव, बिलो 75 लाख और बिलो, 100 लाख और बिलो, या 150 लाख और बिलो। पहले याद रखिए ये 15 लाख एंड बिलो हुआ करता था।
लेकिन 23 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको इंक्रीज कर दिया था। तो करंटली ये अमाउंट है 1 करोड़ रुपीस का। तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन है। In order to identify inoperative or dormant accounts, banks are required to conduct an annual review of both savings and current accounts in which there are no operations, means no credit, no debit other than credit of periodic interest or debiting service charges for more than how much period. तो हमने क्या करना है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हमने इनऑपरेटिव डॉर्मेंट अकाउंट को आइडेंटिफाई करने हैं। उसके बेसिस के उसके लिए बैंकों को एनुअल रिव्यू करना होगा। तो हमने यहाँ पे देखना है कि ये अकाउंट कितने पीरियड के लिए ऑपरेट नहीं है, वो हमने लोकेट करने हैं। 6 मंथ्स तक ऑपरेट नहीं हुए, 1 साल तक ऑपरेट नहीं हुए, 2 साल तक ऑपरेट नहीं हुए या 3 साल तक ऑपरेट नहीं हुए। तो हमने आइडेंटिफाई क्या करने हैं, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑपरेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं हुआ। वो पर्टिकुलर पीरियड कितना है, 6 मंथ्स है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से देखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो एनुअल एक्सरसाइज करनी है, एनुअल रिव्यू करना है, ये सेविंग्स अकाउंट का करना है और करंट अकाउंट्स का करना है। और उसमें देखना क्या है, ऐसे कौन कौन से अकाउंट हैं सेविंग और करंट में जिनमें ऑपरेशन 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं हुआ, ताकि उन कस्टमर को कांटेक्ट किया जा सके और उनको इनऑपरेटिव होने से बचाया जा सके। लेकिन इनऑपरेटिव कब होने हैं, इनऑपरेटिव होने जब उनमें 2 साल पीरियड के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन उनकी क्लासिफिकेशन का नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन है, क्लासीफाई करने का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का होता तो वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती, तो फिर पीरियड होता हमारा 2 साल। तो हियर द पीरियड इज 1 ईयर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फेमा के मुताबिक डिफरेंट कैटेगरी के ऑथोराइज्ड डीलर्स होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कैटेगरी 2 को लेकर के है। तो कैटेगरी 2 में कौन कौन इंक्लूड होंगे, अपग्रेडेड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स होंगे, सिलेक्ट रीजनल रूरल बैंक्स होंगे, सिलेक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होंगे। तो हमने बताना है इनमें एडी कैटेगरी 1 कौन कौन से हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, सारे के सारे कैटेगरी 1 एडी हैं, 1 2 3 ओनली या 1 2 4 ओनली या 1 3 4 ओनली। तो कौन कौन से कैटेगरी 2 के हैं, कैटेगरी 1 के भी होते हैं, वो अलग होते हैं, कैटेगरी 3 के भी होते हैं, वो अलग होते हैं। हमने बताना है कैटेगरी 2 इनमें से कौन कौन सा बैंक आता है या अथॉराइज्ड पर्सन आता है। अपग्रेडेड फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स FFMC, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, ये तो आते हैं। सिलेक्ट बेसिस के ऊपर रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं, वो भी आते हैं। इसी प्रकार से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनमें जो क्वालिफाई करते हैं वो भी आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का वो तो आते हैं। तो दिस मीन आवर ऑप्शन आंसर इज ए। तो ए इज आवर ऑप्शन आंसर। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ कैश इन ATMs, द बिन फिलिंग is normally done in the presence of at least how many persons for security and accuracy in dealing with cash। तो जब ATM में कैश डाला जाता है तो जो बिन फिलिंग है वो किनकी प्रेजेंस में हो, कितने लोग उस समय हो, ताकि सिक्योरिटी और एक्यूरेसी पार्ट इट इज इंश्योर्ड। 1 पर्सन की प्रेजेंस में, 3 पर्सन की प्रेजेंस में, 4 पर्सन की प्रेजेंस में या 2 पर्सन की प्रेजेंस में। तो बिन फिलिंग कितने पर्सन की प्रेजेंस में होना चाहिए, एट लीस्ट
कम से कम, ताकि उसका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है और उसका जो एक्यूरेसी एस्पेक्ट है डीलिंग इन कैश, वो सुनिश्चित हो सके, वो सही रहे। तो यहां चाहिए हमें कम से कम 2 पर्सन्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ राइट ऑफ लियन इज अवेलेबल विच राइट कैन नॉट बी यूज्ड। अगर लियन का राइट अवेलेबल हो तो किस राइट को यूज नहीं किया जा सकता। लियन का राइट अगर है तो लियन का राइट तो यूज हो जाएगा, लेकिन उस समय इनमें से किस राइट को यूज नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ एंडोर्समेंट को, राइट ऑफ विड्रॉल को, राइट ऑफ सेट ऑफ को, या राइट ऑफ गार्निशमेंट को। सो वेयर लियन इज अवेलेबल, तो इनमें से कौन सा राइट अवेलेबल नहीं हो सकता। तो जहां लियन अवेलेबल है वहां राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं हो सकता, और जहां राइट ऑफ सेट है तो वहां पे लियन नहीं हो सकता। तो डिपॉजिट के केस में हमारे पास राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल होता है, इसीलिए राइट ऑफ सेट ऑफ तो अवेलेबल है डिपॉजिट के केस में, तो लियन अवेलेबल नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से जैसे गुड्स के ऊपर लियन है, गोल्ड हम प्लेज कर लेते हैं तो गुड्स के ऊपर लियन है, तो गुड्स के ऊपर सेट ऑफ का राइट नहीं हो सकता। तो जहां लियन है वहां सेट ऑफ नहीं हो सकता, जहां सेट ऑफ है वहां पे लियन नहीं हो सकता। Which of the following is true or false in connection with बैंक अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एलएलपी को लेकर के, उनके बैंक अकाउंट को लेकर के हमने बताना है ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करिए और फिर ऑप्शन को प्रोवाइड करिए। तो अगर आप वॉच कर रहे हैं रिकॉर्डेड वर्जन को तो इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, सभी स्टेटमेंट्स को देखिए कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है करेक्ट है या फॉल्स है। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट एलएलपी रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड पर्सन पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर अकाउंट ओपन करना है एलएलपी का तो रेजोल्यूशन चाहिए। रेजोल्यूशन कौन देंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देंगे। So there is a concept of designated partners in LLP. So this statement is correct. LLP is not affected by change in partners due to any reason including resignation or death. जो नॉर्मल पार्टनरशिप है वो अफेक्ट होती है अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, लेकिन LLP अफेक्ट नहीं होती। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एग्जिस्टिंग अकाउंट शुड नॉट बी कंटिन्यूड इफ इट इज इन डेबिट बैलेंस। अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस में है तो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूल इन क्लेटन केस एप्लीकेबल हो सकता है। सो अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, सॉरी एलएलपी लिक्विडेशन में चली जाए, तो उस केस की ये बात है। तो एग्जिस्टिंग अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नो, एग्जिस्टिंग अकाउंट कंटिन्यू हो सकता है अगर किसी की डेथ हो जाए, तो क्वेश्चन इस बात को लेकर के है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो एग्जिस्टिंग अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करना है, नो कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का केस नहीं है, एलएलपी का केस है। तो एलएलपी समाप्त नहीं होती, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट आ गई। नो, पार्टनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर एनी ड्यूज दैट मे बी अकरिंग। तो एलएलपी के जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती नॉर्मल केसेस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है डी। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर अकाउंट कैन बी कंटिन्यूड, जैसा मैंने आपको बताया, इट कैन बी कंटिन्यूड। आधार शुड बी redacted on the bank record, physical and electronic, retaining only how many digits।
तो अगर हमने आधार के नंबर का रिकॉर्ड रखना है बैंक अकाउंट के अंदर, वो चाहे फिजिकली हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, तो रिटेन हम कितने डिजिट्स करेंगे? तो हम रिटेन फर्स्ट 6 डिजिट्स को करेंगे, फर्स्ट 8 डिजिट्स को करेंगे, लास्ट 6 को करेंगे या लास्ट 4 को करेंगे। आधार नंबर अगर हम रिडेक्ट करते हैं बैंक रिकॉर्ड के ऊपर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, तो कितने डिजिट्स हमें नज़र आने चाहिए? ये तो अक्सर हम देखते हैं, मुझे लगता है इसको तो बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। सो इट इज़ लास्ट 4, तो लास्ट वाले जो 4 हैं वही नज़र आने चाहिए। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। If a check deposited by a customer for collection is returned unpaid by paying bank because some technical fault at the level of collecting bank, it is required to be represented without any recourse to the payee. Such representation should be made in the next how many hours? अगर किसी चेक को कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया कलेक्शन के लिए, हमने कलेक्शन के लिए भेजा और किसी टेक्निकल रीज़न से वो वापस आ गया जिसके लिए हमें कस्टमर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने उसको अपने आप रिप्रेजेंट करना है विदाउट एनी रिकोर्स टू द कस्टमर। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन हमने कितने पीरियड में करना है, यानी चेक को दोबारा से लगा देना है, तो नेक्स्ट कितने आवर्स में जो दोबारा से प्रेजेंट करना है? 12 आवर्स में, 24 आवर्स में, 48 आवर्स में या 72 आवर्स में। तो हमने बताना है कि चेक जो रिप्रेजेंट करेंगे कस्टमर को बगैर पूछे, तो वो कितनी देर में रिप्रेजेंट करना होगा पेइंग बैंक को? क्वेश्चन नंबर 24। तो व्हाट शैल बी द आंसर? तो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 का आंसर 24 आवर्स ही रहेगा। 24 घंटे के भीतर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है पेइंग बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जब हम बात करते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की, तो इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, obtaining information about customers' location, obtaining information about customers' family members, obtaining information about the purpose for which banking service will be used. 1 2 3 4 all, 1 2 3 only, 1 2 4 only या 1 3 only। तो हमने बताना है कौन सा आंसर करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सो विच आंसर इज करेक्ट? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में हमने क्या क्या इंक्लूड करना है? कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, यस दिस इज करेक्ट। कस्टमर का से इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स लोकेशन, यस इट विल बी टेकन, उसका एड्रेस हम लेते हैं। अबाउट फैमिली मेंबर्स, सो दिस इंफॉर्मेशन हम कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में नहीं लेते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। Obtaining information about the purpose for which banking service will be used, so this also is required. So 1 2 4 means answer C is the right answer. तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन गार्निशी ऑर्डर को लेकर के है। गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर अप्लाई ऑन विच ऑफ द टाइप ऑफ अकाउंट? तो जो गार्निशी ऑर्डर है या अटैचमेंट ऑर्डर है वो किस टाइप के अकाउंट के ऊपर, अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है? नॉट द अकाउंट, किस प्रकार के अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है? अटैचमेंट ऑर्डर ऑन द अमाउंट रिसीव्ड बिफोर रिसीट ऑफ द ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर ऑन द अमाउंट रिसीव्ड बिफोर और आफ्टर द ऑर्डर। Garnish order on amount received before receipt of order, attachment order on amount received before or after the order. Garnish order and attachment orders on amount received before receipt of these orders. Garnish and attachment on amount received before or after these orders.
तो इनमें से आपने पिकअप करना है कि करेक्ट ऑप्शन आंसर कौन सा बनता है। सो विच इज करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो जो गार्निशिंग ऑर्डर है उस अमाउंट के ऊपर अवेलेबल होता है जो ऑलरेडी आ चुका है, और अटैचमेंट ऑर्डर बिफोर वाले के ऊपर भी एप्लीकेबल है और आफ्टर वाले के ऊपर भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 11 AM के ऊपर गार्निशिंग ऑर्डर आया तो 11 बजे तक जो बैलेंस था उसके ऊपर ही गार्निशिंग ऑर्डर एप्लीकेबल है। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर 11 AM वाले अमाउंट के ऊपर भी और इसके बाद जो आएगा उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो उसको अगर हम देखते हैं तो हमारी ये ऑप्शन करेक्ट बनती है। अमाउंट रिसीव्ड बिफोर गार्निशिंग ऑर्डर के केस में, अमाउंट रिसीव्ड बिफोर और आफ्टर अटैचमेंट ऑर्डर के केस में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉजर्स बैंक शुड पे इंटरेस्ट टू द लॉजर ऑफ डिलेड पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बिल्स। अगर कोई कस्टमर हमारा हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज देता है कलेक्शन के लिए तो हम उसको लॉजर कहते हैं। हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे अगर डिले होती है कलेक्शन के अंदर। हमने बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और वो किस टाइप के अकाउंट के इंटरेस्ट के साथ लिंक किया जाएगा। सो वो 1% अबव होगा करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसके ऊपर। सेविंग बैंक के साथ लिंक होगा 2% ऊपर होगा। एफडी के ऊपर लिंक होगा वो 3% ऊपर होगा। तो हमने बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए फ्रेंड, इसके लिए हमारा बनता है सेविंग्स अकाउंट। सो 2% ओवर सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो वहां से सूटेबली हम आपको आंसर दे देंगे। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पे आप टाइप कर देंगे। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मैसेज दे सकते हैं। तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो क्विकली इसको लाइक कर देंगे, क्योंकि जिन सेशंस को आप लाइक करते हैं यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर उन सेशंस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक करने में संकोच ना करें और तुरंत लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब इस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक अपने लेवल के ऊपर पहुंचाए। इसके लिए यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है। तो अगर आप इसको लाइक करेंगे तो यूट्यूब और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको दिखाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये सेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक है, तो हम क्विकली इसको लाइक कर दें और उसके लिंक को शेयर भी कर दें। तो आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हो तो वहाँ पे अगर आप इसके लिंक को शेयर कर देते हैं तो ये बहुत सारे और स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगा और उसका बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को भी हो जाएगा। तो ये काम आप तुरंत कर दीजिए। तो चलें अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मीनवाइल ये लाइक करने वाले काम को आप तुरंत निपटा दीजिए। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क इज। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का रिस्क है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? कस्टमर्स हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक है, या नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली एंड 2 3 4 ओनली। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रिस्क कौन सा रिस्क? मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का रिस्क। इसके प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं? तो ये 4 सोर्स हमें बताए गए हैं। हमने इनमें आइडेंटिफाई करने कौन कौन से सोर्स रिलेवेंट हैं फॉर दिस पर्पस। तो कस्टमर्स हैं करेक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं करेक्ट,
किस कंट्री में वो बैंक इस्टेब्लिश हुआ, दैट आल्सो करेक्ट। नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो दैट मीन आवर आंसर विल बी ए। तो ये हमारी ऑप्शन है करेक्ट वन। वेयर ए डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेबिट to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly. These are provisions of which section of Indian Contract Act? तो अगर A ने B के एक से ज्यादा लोन देने हैं, लोन 1, लोन 2, और अगर ए पैसा डिपॉजिट करवाता है तो वेयर ए डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेबिट टू वन पर्सन, यानी ए अगर बी के उसने कई लोन चुकता करने हैं, अगर ए पेमेंट करता है और कहता है, एक्सप्रेस इंटीमेशन देता है कि पेमेंट किस लोन के लिए यूज करना है पर्टिकुलर डेट, तो पेमेंट उसी केस में यूज करना होगा अगर पेमेंट को बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो अप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर का टर्म लोन है, कस्टमर का सीसी अकाउंट भी है, तो ये बैंक है और ये कस्टमर है। तो अगर कस्टमर कहता है कि ये पैसा मेरे टर्म लोन अकाउंट में डिपॉजिट करो, तो हमें टर्म लोन में ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर हम इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये कौन सी सेक्शन का प्रोविजन है? सेक्शन 58 का प्रोविजन है, 60 का है, 59 का है या 61 का है? तो ये प्रोविजन किस सेक्शन का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? तो ये प्रोविजन है सेक्शन 59 का। तो दिस प्रोविजन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म CDF is required to be submitted to the custom authorities when foreign exchange is brought into India by a person. अगर कोई पर्सन फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है इंडिया के अंदर, तो उसे ये फॉर्म सबमिट करना होगा कस्टम्स अथॉरिटीज को। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इफ टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स और ट्रेवलर चेक डू नॉट एक्सीड और इट्स इक्विवेलेंट। CDF डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर टोटल अमाउंट करेंसी नोट का या ट्रेवलर चेक्स का कितने अमाउंट से ऊपर होगा, ऊपर नहीं होगा। $10,000, $7,500, $5,000 या $15,000 तो नॉर्मली CDF सबमिट करना होगा। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू इनमें से किसी पर्टिकुलर अमाउंट से कम है तो फिर ये फॉर्म डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं रहती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनता है? तो अगर टोटल वैल्यू $10,000 तक है तो फॉर्म CDF देने की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये आपको बहुत यूजफुल लगे होंगे। ये करंट ट्रेंड के मुताबिक क्वेश्चंस हैं और कोई बड़ी बात नहीं, इनमें से कई क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएं या कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो जितनी भी आपने प्रेपरेशन करनी है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रेपरेशन करनी है। और एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप इमीडिएटली हमारी वेबसाइट में जाएं, हमारी ऐप में जाएं और वहां पे इस पेपर के क्वेश्चन बैंक को आप यूज़ करना शुरू कर दें। वहां पे आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एंड मॉड्यूल वाइज। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।